गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम लोग ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ चैप्टर कर रहे हैं और इसके बाद जो है हम लोग जेनेटिक्स करेंगे। और आज सबसे पहले मैं थोड़ा रिज़ल्ट डिस्कस करना चाहती हूँ जो आप लोगों ने ख़राब किया है। प्री पीरियोडिक एग्ज़ाम आपने दे दिया और आपको थोड़ा आइडिया लग गया होगा कि कैसे पेपर आएगा। जो भी पेपर अभी आपने देखा है थोड़ा एवरेज ही रहा है। बोर्ड एग्जामिनेशन आपको बहुत ज़्यादा क्रिटिकल क्वेश्चंस को करके दे सकता है, ठीक है ना। लाइक उनका फॉर्मेट क्या हो सकता है, वो मतलब क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, बट उसका लेवल क्या हो सकता है वो तो फिर वही डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। लेकिन इतना आपको पता है कि देयर इज़ अ लिमिट दैट्स कॉल्ड एनसीईआरटी, तो एटलीस्ट उसको फॉलो करो, उसको फॉलो करो। आई एम सॉरी, पीछे से नॉइज़ आ रहा है, वेंडर्स का है, ओके, थोड़ा अवॉइड कर दो, बातें सुनो मेरी। आई बिलीव कि आप लोग गलतियाँ करो, है ना। गलतियाँ करने से क्या होता है ना, एक बार गलती करते हो और फिर आप लोग उसे क्या कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो, क्योंकि आपको पता चल गया कि यहाँ पर मेरी मिस्टेक हुई है। लेकिन बेटा ख़राब ये लगता है कि मैंने आपको 11th में देखा है, 12th में देख रही हूँ, इम्प्रूवमेंट नहीं है ना। इम्प्रूवमेंट जैसी कोई चीज़ आपके कॉपी में दिखाई मुझे नहीं देती। जिसकी कॉपी में दिखाई देती है उनका नाम मैं अभी लूँगी, ठीक है। लेकिन बाकी चाहे B1 सेक्शन हो चाहे B2 सेक्शन हो, एक जैसी हालत है, एकदम एक जैसी हालत है। कुछ डेटा एकदम फैक्ट बेस है, नोट कर सकते हो। 90+% बच्चों ने चीटिंग करके एग्ज़ाम दिया है। क्लियर हो के बाद आप लोगों को ये भी नहीं पता कि जिस क्वेश्चन के आंसर को आप गूगल में सर्च कर रहे हो, सारे बच्चे वही काम कर रहे हैं और सबकी कॉपी में सिमिलर आंसर है। सिमिलर मतलब समझते हो ना, वर्ड टू वर्ड क्लोनिंग, ठीक है ना। तो ये हुआ है यहाँ पर, इसलिए बोला मैंने 95% से ऊपर बच्चे ऐसे हैं, ठीक है। तो जो चीटर्स हैं तो उनके बारे में बात ही करना बेकार है, कोई मतलब नहीं है। तो पहले तो ईमानदारी से एग्ज़ाम देना सीखो, कोई सामने हो ना हो। एटलीस्ट अपने आप से झूठ कैसे बोल लेते हो, मैं तो बिल्कुल समझ नहीं पाती, ठीक है ना। तो इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दो। देखो, बोल इसलिए रही हूँ क्योंकि 11th में मैंने देखा है कंडीशन। आई थॉट कि कुछ इंप्रूवमेंट होगा। एनसीईआरटी का जो इस बार का सिलेबस है वो आपकी 11th के कंपैरिजन में 50% से भी कम एफर्ट लगेगा अगर आप ये आप एफर्ट अपने B1 वाली 11th वाली क्लासेस में देखते हैं, ठीक है। उसमें जितना आपने मेहनत करी है उससे कम मेहनत में ये क्लास निकल सकता है, बिल्कुल निकल सकता है। बायोलॉजी तो खासकर निकल सकता है, बायोलॉजी में कुछ नहीं है इस साल, कुछ नहीं है। और खासकर जितना अभी तक पढ़ा है उसमें कुछ नहीं है ना। कुछ नहीं कहा सर, मेरे मतलब है कि एवरीडे पढ़ते तो हो जाता है ना। बहुत ज़्यादा मेमोराइज करने जैसी चीज़ें नहीं हैं। इवन डायग्राम बेस्ड है, डायग्राम प्रिपेयर करो, ये तो मैंने आपको मार्च से बता रखा है, तब भी आप नहीं करते। बार बार वो एक डायग्राम आता है आपका, जो आपका जो रहता है जो सैक वाला, खराब ही करते हो ऑल टाइम। क्यों? आप लोग को डिफरेंसेस नहीं समझ में आता। 7 सेल और 8 न्यूक्लियाई स्ट्रक्चर में डिफरेंस नहीं समझ में आता। बुक खोलो, देखो कि सेंट्रल सेल कैसा दिखता है, जॉइंटेड होता है या अलग अलग होता है। आपको सोचो से अलग कर दोगे तो कितने सेल काउंट करोगे। खैर, ये छोटी मोटी मिस्टेक्स हैं, देखो इसको, ठीक है। इस तरह से गलती नहीं करो। लेकिन कुछ बच्चों के नाम मैं लेना चाहती हूँ, बिल्कुल लेना चाहती हूँ, क्योंकि इन बच्चों ने काम ही ऐसा किया है। जो सबसे पहले नाम मुझे, पहले मैं B2 की बात करूँ क्योंकि B2 को मैं बहुत ज़्यादा जानती हूँ। 11th में पढ़ाया है और फिर 12th में मैं क्लास टीचर हूँ, तो बाय नेम भी जानती हूँ, उनकी परफॉर्मेंस जानती हूँ। और बल्कि B1 के साथ ये हुआ है कि मैंने सिर्फ कॉपी करेक्शन करी है ना। पढ़ाते वक्त जो रिस्पॉन्सेज होते हैं वो मुझे नहीं पता कि बच्चे कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं उस क्लास में। और क्वेरीज भी थोड़ी कमी आती है B1 से, तो इसलिए थोड़ा सा एक ये कह सकते हैं कि मैं सारे बच्चों को बहुत ज़्यादा पर्सनली नहीं जानती और मुझे नहीं पता कि वो कैसा परफॉर्म करते हैं। लेकिन मेरी क्लास में जो बच्चे रहे हैं जिन्होंने 11th मतलब हम लोग साथ में पढ़ाई, हमने पढ़ाया और लोग साथ में पढ़ रहे थे, तो उनके बारे में है, उनके बारे में मुझे इंप्रूवमेंट्स उनकी पता है। 11th में जैसे एक बच्चे का नाम है अनस, उस बच्चे का परफॉर्मेंस बिल्कुल बेकार था, बट 12th में उस बच्चे ने बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव किया है, ठीक है ना। ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। इसके बाद कुछ बच्चों के नाम है जैसे कीर्ति है, दिव्यांशी, ये बच्चे बहुत अच्छा करते हैं। और प्रियांशी लास्ट एग्ज़ाम में अच्छा कर रही थी, इस बार थोड़ा सा कहीं मिस्टेक हो गया, बट कोई बात नहीं बच्चे, अपना इस 2-4 नंबर, देखो नंबर से कुछ नहीं होता है। मैं नंबर की कभी बात ही नहीं करती। मैं अभी भी जो बात कर रही हूँ ना, ये नंबर के बेसिस पे बात नहीं कर रही हूँ, मैं आपके कंटेंट बेस पे बात कर रही हूँ, ठीक है ना। तो आपका कंटेंट इम्प्रूव होना चाहिए। आप कुछ भी करें, नंबर से क्या होता है, नंबर तो आपका जो है नहीं आया कोई क्वेश्चन तो फिर नंबर कट जाएगा, कोई बात नहीं। लेकिन आपका कंटेंट कितना सॉलिड है ना। जैसे 1 मार्क हो गया, अगर आप सारे गलत करती तो कोई बात नहीं,
वो तो चला गया, वो तो आपको बिल्कुल क्वेश्चन नहीं समझ में आया। लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये होती है कि आपको थ्योरेटिकल वाला पार्ट जो होता है, सब्जेक्टिव आंसर्स जो होते हैं वो आपको लिखने आने चाहिए, ठीक है। तो वहाँ पर भी जो बच्चों ने बहुत इम्प्रूव किया है, जैसे अनस ने किया है, मैं बार बार उसी का नाम ले रही हूँ, उस बच्चे ने बहुत इम्प्रूव किया है। और कीर्ति ने बहुत ज़्यादा इम्प्रूव किया है। मतलब कहने का मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि इस वक्त B2 में जहाँ पर एक टॉपर बच्चा था मेरी क्लास का, अतुल, ठीक है ना, हर तरीके से 360 डिग्री उसका परफेक्ट है सारा नॉलेज, ठीक है ना। इस बार उस बच्चे ने गलती करी है, ठीक है। और अतुल से गलती की उम्मीद मैं बिल्कुल ही नहीं करती। छोटी छोटी गलती की तो बिल्कुल नहीं, बड़ी बड़ी गलती तो समझ में आती है, बट छोटी गलतियाँ नहीं, क्योंकि अतुल बहुत माइन्यूट चीज़ों को बहुत ढंग से पकड़ता है। उन्हें पता है कि मैं कहाँ मिस्टेक कर रहा हूँ, कहाँ नहीं कर रहा हूँ। तो लेकिन इस बार के टेस्ट में ऐसा हुआ है, अतुल ने मिस्टेक्स करी हैं, बहुत लिटिल मिस्टेक करी हैं, और जो बिल्कुल नहीं एक्सेप्टेबल था, है ना। तो नहीं बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं करते हम अतुल से, और ऐसी चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकते हैं अतुल के साइड से। दूसरी चीज़ हो गई प्रियांशी के बारे में मैंने आपको बता दिया कि प्रियांशी का लास्ट टाइम अच्छा था, और इस बार रिजल्ट थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया, कंसेप्ट अच्छा नहीं रहा, कहीं ना कहीं कुछ मिसगाइड हुई है लगता है, पढ़ाई नहीं किया उन्होंने। और एक बच्ची है जो पहले तो ठीक ठाक पढ़ रही थी, अब तो बिल्कुल नहीं पढ़ रही है, उसका नाम है आमना, बिल्कुल पढ़ाई नहीं हो रही बेटा, ठीक है, एकदम साफ साफ लिख लो कहीं मोटे मोटे अक्षरों में, बिल्कुल पढ़ाई नहीं कर रही हो। NCERT छोड़ के आई डोंट नो कि तुम लोग क्या पढ़ते हो, मुझे नहीं पता क्या पढ़ते हो। अगर तुम लोग ना यूट्यूब के वीडियो में गोल गोल घूम रहे हो ना, तो तुम लोग सबसे बड़ी गलती कर रहे हो अपनी ज़िंदगी की, ठीक है। जितने आपको यूट्यूब में कंटेंट मिलेंगे वो सारे के सारे, देखो मैं उनकी बात नहीं कर रही जो अपने को संभाल सकते हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ जो बह जाते हैं, ठीक। अब ध्यान से सुनो, आपको नहीं पता चल रहा कि सामने वाला कंटेंट कैसा प्रोवाइड कर रहा है। आपके पास जितने यूट्यूब में आपके पास वीडियोस अवेलेबल हैं वो सारे आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम को निकालने की प्रिपरेशन कराते हैं, ठीक है। और कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपके ऑप्शनल होते हैं, सब्जेक्टिव नहीं होता है। मैंने कितनी बार कहा, लिखना सीखो, लिखो, NCERT पढ़ोगे तो लिखोगे, है ना। एक 5 मार्क्स का आंसर लिख के दिखाओ मुझे, तब मैं आपको बताऊँ कि आपने इसमें क्या कंटेंट छोड़ा है, क्या इसमें आपको बचा है इसमें ऐड करने के लिए, ठीक है। ये सब नहीं करोगे तो फिर दिक्कत है। अधिकांशी के साथ सेम प्रॉब्लम, थोड़ा सा फॉर्मेटिंग में दिक्कत है, बेटा थोड़ा सीखो, है ना, दूसरे का कॉपी से सीख लो, वो कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं, क्योंकि क्या होता है ना, आप सारा कुछ लिखते हो, बस ऊपर नीचे कर देते हो, बस हल्का सा मुझे ये कमी नज़र आती है, बाकी सब सही है, वो हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा, वो कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अतुल को टक्कर देने के लिए इस वक्त हमारी क्लास में कीर्ति है, दिव्यांशी है, प्रियांशी है, तनिषा है, ओके। लेट मी चेक कोई नाम छूट तो नहीं रहा मेरे से। समृद्धि भी अच्छा कर रही है बच्चा, थोड़ा सा और इम्प्रूव करो। और मैं नाम चेक कर रही हूँ, ठीक है। आप लोग को नेम लिस्ट दिखा नहीं सकती क्योंकि नंबर लिखे हुए हैं इसमें, ओके। जिन बच्चों को मैं नाम नहीं ले रही हूँ इट मीन्स कि वो बच्चे बिल्कुल नज़र में नहीं है मेरे, तो काम थोड़ा अच्छा करो, ओके। एक बच्ची है श्रेया, बेटा आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, थोड़ी मोटी मिस्टेक हो गई है बट कोई बात नहीं, ठीक है। श्रेया इस बार आपका परफॉर्मेंस ना बिल्कुल प्रियांशी जैसा रहा है, जैसे लास्ट टाइम उन्होंने अच्छा किया था बट इस टाइम थोड़ा ख़राब कर दिया, ठीक है। बाकी सारे बच्चे, ठीक है, बहुत सारे बच्चे फेल हुए हैं, चीटिंग करके तुम लोग फेल हो गए ये तो मजाक वाली बात हो गई, तुम लोग चीटिंग करके फेल हो गए हो। कुछ बच्चों ने अच्छे से अटैम्प्ट नहीं किया, है ना, पूरा पेपर अटैम्प्ट नहीं किया, तो तुमकी फॉल्ट है, लेकिन चीटिंग करके फेल हो गए हो। बताओ तुम लोग इस लेवल का चीटिंग करते हो, ठीक है। आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन पूछी जाती है, तुम लोग जो आंसर लिख देते हो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, तुम लोग को डिफरेंस तक करना नहीं आता, कितने मासूम हो तुम लोग, हाँ। इसलिए जितना बता दे उतना सुना करो, NCERT पढ़ा करो, समझे, लाइन टू लाइन पढ़ो, अभी भी जग जाओ, बहुत टाइम है, क्लियर। चलो अब B1 पे आते हैं। B1 में परफॉर्मेंस अच्छा मुझे लगा है वर्चस का अच्छा है, लेकिन कीर्ति से अच्छा किसी का नहीं है, दोनों सेक्शन में बता रही हूँ, कीर्ति से अच्छा किसी का नहीं है। जो कंटेंट मुझे कीर्ति की कॉपी में मिला है वो वर्चस की कॉपी में भी नहीं मिला है, ठीक है। इस बार वर्चस एग्जाम्पल मिसिंग हुए हैं आपसे, ठीक है, एग्जाम्पल्स आपने नहीं दिए। कभी आपको जब आपका बोर्ड एग्जाम होगा ना, कभी नहीं बोला जाएगा एग्जाम्पल्स दो, कभी नहीं बोलेगा, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपने अगर पूरे बुक में से एग्जाम्पल्स पढ़े हैं, अगर आपने अपना कंटेंट एग्जाम्पल्स के थ्रू तैयार किया है तो एग्जाम्पल्स दीजिए ना। आपका कोई भी स्टेटमेंट मैं कैसे मान लूँ, अगर आप इस स्टेटमेंट के साथ अगर आप डायग्राम लगा देते हैं तो क्या हो जाता है, वो एक्सेप्टेबल हो जाता है। फिर उसके बाद आप क्या लगा दीजिए, एग्जाम्पल लगा दीजिए, एक्सेप्टेबल हो गया, है ना। समझ पा रहे हो ना, तो मिसिंग क्या है वो मैं आपको बता रही हूँ, बाकी कवर करो ना करो तुम्हारी मर्जी। इसके बाद इस पूरी क्लास में मैं वैसे सबको जानती नहीं हूँ, मुझे एक बच्ची कॉपी बहुत अच्छी लगी थी, क्या नाम है इस बच्ची का,
का नाम है एक सपना है क्या? देखो बेटा, सपना और या फिर ये बच्ची है स्मिता, है ना? इन्हीं दोनों बच्चों में से कोई एक लड़की है जिसकी कॉपी बहुत फेयर है, ठीक है? मुझे जहाँ तक लग रहा है, आई थिंक सपना है, ठीक है? बहुत ज़्यादा फेयर, काम अच्छा किया तो, ठीक है? तो बाकी सारे बच्चे बिल्कुल कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे, तुम लोग कुछ नहीं पढ़ाई कर रहे ऐसा लग रहा है, ठीक है? तो बेटा अभी भी बहुत ज़्यादा टाइम है। पहली चीज़, एक तरफ से सारे के सारे डायग्राम रट जाओ, इतना बनाओ कि प्रैक्टिस हो जाए। पॉइंट नंबर 1। सेकेंड थिंग, एनसीईआरटी के बैक सेट के क्वेश्चंस करो, खुद से करो। अगर नहीं करोगे तो गए, ठीक है? तुम्हें क्या लगता है, मैं जब आपको एक टॉपिक पढ़ा देती हूँ, बोलती हूँ रिवाइज कर लेना, इसको घर में आके पढ़ लेना, अगर मैं नहीं भी बोलती हूँ तो भी समझ लो एनसीईआरटी पढ़ना है, मैंने जितना पढ़ा दिया उतना पढ़ना है, क्योंकि मैं आपको की वर्ड्स पढ़ाती हूँ। बहुत सारी चीज़ें बहुत माइन्यूट से लिखी रहती हैं जो जनरल नॉलेज की चीज़ें होती हैं, है ना? कॉमन सेंस की बातें होती हैं। तो अब मैं आपको एनसीईआरटी का एक लाइन नहीं पढ़ा सकती ना यहाँ पर, बहुत टाइम होता है, स्कूल लग रहा होता तो कोई इशू नहीं था, ठीक है ना? तो एक लाइन तो नहीं मुश्किल है। तो आप लोग क्या करो, जब मैं टॉपिक आपको पढ़ा देती हूँ तो आप जाओ एक लाइन पर, एक वर्ड पर, जो नहीं समझ में आता मुझसे पूछो, मैंने कभी मना नहीं किया, ठीक है? लेकिन अगर आप नहीं करोगे, चीटिंग वीटिंग से बेटा कुछ नहीं है। बोर्ड और एक चीज़ एकदम ध्यान से सुन लो कि बोर्ड एग्ज़ाम होगा, ऑन टाइम होगा, और तुम लोग बहुत बुरी तरह फंस जाओगे, ठीक है? अगर अभी नहीं पढ़े ढंग से। ये प्री पीरियडिक है, इसके बाद के जितने एग्ज़ाम होने चाहिए फेयर एग्ज़ाम दो, फेयर। अभी इसके बाद मुझे कोई भी बोल देना, जितने बच्चों की मैंने कॉपी चेक करी है, मुझे कोई भी बच्चा बोल दे, मुझे लगता नहीं है कि मैंने किसी का नाम मिस किया है, मुझे अच्छे से पता है मैंने मेरे को किसका नाम बोलना चाहिए था, सबका बोला है, ठीक है? बाकी जो बच्चों को नहीं बोला है, रह गया होगा तो मैं बता दूंगी, लेकिन बाकी मुझे ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, सबका हो गया, ठीक है? जिसकी बुराई करनी थी कर लिया, जिसकी बड़ाई करनी थी कर लिया, ठीक है? ओके। तो कहने का मतलब ये है कि ईमानदारी से पेपर देना, नेक्स्ट टाइम देना, ठीक है? और पढ़ाई अच्छे से करो बच्चा, एनसीईआरटी के बिना तो नहीं निकल पाओगे ज़िंदगी में। कोई एग्ज़ाम देने बैठोगे ना, बिना एनसीईआरटी हाथ में लिए नहीं निकल पाओगे, ठीक है? तो ये चीज़ एकदम कहीं नोट कर लो, एकदम से नोट कर लो। एक बात है तुमको, जब हम अपने स्कूल में थे, हमारे टीचर्स हमको इस तरह नहीं पढ़ाते जिस तरह हम तुमको पढ़ाते हैं, ठीक है? वेदर इट इज़ अ बेटर वे और नॉट, आई डोंट नो, बट मैं तुम्हें बता दूँ कि जितनी मेहनत हम करते हैं, इतनी मेहनत हमारे टीचर ने हम पे नहीं करी। अगर उन्होंने करी होती तो लाइक कुछ और ही होता, है ना? हम लोग को चीज़ें सीखने में टाइम लग गया, बीएससी तक जाते जाते टाइम लग गया, समझ रहे हो? क्योंकि 12 तक ऐसे ऐसे लटक लटक के पढ़ा ना, मतलब मैं टॉपर थी वही एक अलग बात है, लेकिन जो कहते हैं कंसेप्ट बिल्डिंग, जो मैं आपको इतनी जल्दी लर्न करा देती हूँ कि ये निमोनिक हो गया, हमारे टाइम में निमोनिक नहीं चलते थे, है ना? सब कुछ रटना ही पड़ता था, कैसे भी करो तुम ही करो, निमोनिक नहीं होता कुछ भी उसमें। तो अब हमें ये लगता है कि बाद में जाके बच्चों को प्रॉब्लम हो तो क्या, क्यों ना उसे पहले से याद करा दिया जाए। तो वही चीज़ मैंने आपको 11th और 12th में कराया है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होती है कि जो आपको लर्न करने में दिक्कत आए, और अगर आती है तो मुझे बताओ, कोई डायग्राम से लेकर कोई भी कंटेंट हो, ठीक है? तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप इस बात को समझो। बहुत ही गंदा रिजल्ट रहा है, बिल्कुल गंदा। मेरे को तो ऐसा लगा कि तुम लोगों ने मेरा टाइम वेस्ट करा दिया, ठीक है? कॉपी मैंने चेक करी और कॉपी में सारा एकदम चीटेड मटेरियल है, तो लाइक ये सब काम मत करो बेटा, नहीं अच्छा लगता है, बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है, ठीक? चलो, एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी, तुम लोग बोलोगे मैम कितनी बार बोलती है एनसीईआरटी, हाँ तो एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है इसलिए बोलती हूँ इतनी बार, ठीक है? चलो, हो गया तुम लोग का डोज सुबह सुबह, चलो अब थोड़ा सा पढ़ लो बेटा। हुआ ये था, मैं आपको कुछ बातें सच्ची सच्ची बता दूँ, वो ये कि लास्ट डे जब हम वीडियो शूट कर रहे थे, तो एक्चुअली ड्यूरेशन कुछ खास सेट नहीं है, लेकिन इस फ़ोन का ही फीचर है कि आधे घंटे के ऊपर वीडियो बन जाती है ना, तो वो अपने आप ही उसे कट कर देता है, अपने आप ही कट कर दे, वो आपको समझ में आती होगी। मैं बेटा कभी भी 5 मिनट की वीडियो, 6 मिनट की वीडियो, 10 मिनट की वीडियो नहीं बनाती हूँ, इतनी छोटी वीडियो नहीं बनाती, मुझे बहुत इरिटेटिंग लगता है ना? मेरी वीडियो लॉन्ग होती है, छोटे हम लोग के टॉपिक्स भी ऐसे नहीं हैं, तो कहीं पर भी आपको ऐसे कटा हुआ वीडियो मिले ना, जैसे 5 मिनट्स का, 10 मिनट्स का, लाइक वो मेरी गलती नहीं है, वो फ़ोन में से क्या हो गया है, वो डिटेक्ट हो जाता है अपने आप ही, है ना? सॉरी, सेपरेट हो जाता है, ओके? तो वो क्या हो जाता है, तो वो आपका जो बड़ा वाला पार्ट रहता है वेब साइड हो जाता है, बाकी छोटे छोटे अलग हो जाते हैं, ठीक है? और इसमें फ़ोन में आप लोग की कॉपीज़ हैं, सेव है, तो उसकी वजह से क्या है कि फ़ोन का मेमोरी फुल हो गया है। इसी वजह से कल मैं आपको ट्रीटमेंट पढ़ाना था मुझे, मैं ट्रीटमेंट आपको नहीं पढ़ा पाई कैंसर का, क्योंकि फ़ोन का पूरा मेमोरी ब्लॉक हो गया था और मैं कुछ नहीं कर पा रही थी, तो जितना था उसी को मैंने अपलोड करके आपको प्रोवाइड करा दिया, ठीक है? आज हम लोग आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ट्रीटमेंट देख लेते हैं कैंसर का, ठीक है? आज भी चैप्टर ओवर हो जाएगा,
और उसके बाद जो है हम लोग जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे। मेरी बात ध्यान से सुन लो, चाहे तो टाइम ले लो, है ना। जेनेटिक्स पढ़ते समय बेटा मैं आपको बता दे रही हूँ, बहुत सीरियसली सुन लो। जेनेटिक्स पढ़ाएंगे जिस दिन हम, उस दिन सेम डे काम हो जाना चाहिए, सेम डे। कोई भी डाउट है तुरंत पूछ लो, ठीक है। क्योंकि अगर एक दिन का छोड़ दोगे तो आगे का बिल्कुल समझ में आने वाला नहीं है। जेनेटिक्स टफ है, ठीक है। टफ इन द सेंस कि एक्चुअली बहुत दिखती नहीं है ना हम लोग को, है ना। देखो डिजीजेस होती हैं वो हमको दिखती हैं, है ना। उससे हम रिलेशन बना सकते हैं, समझ सकते हैं, कंसेप्ट बिल्डिंग कर सकते हैं। वहाँ पे क्या है, सिर्फ आप समझते जाएंगे। वहाँ पे सिर्फ आपको ऐसे समझते जाना है, तो इसलिए वो थोड़ा सा टफ हो जाता है। तो इसलिए बता रहे हैं आपको कि जब जेनेटिक्स स्टार्ट करेंगे तो आपको सेम डे पढ़ लेना है और जो क्वेरीज होंगी तुरंत पूछना है, ठीक है, ताकि नेक्स्ट डे का वीडियो आपके लिए ईजी हो जाए। ओके चलो, तो हम लोग पढ़ रहे थे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। दिख रहा है बेटा? ओके, क्या मैं इसे हाफ कर लूँ? रुक जाओ बेटा, ऐसे रख लेते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। कैसे ट्रीटमेंट कर सकते हैं? आपके पास 3 तरीके हैं। पहला, सर्जरी करके हटा दो, ठीक है। दूसरा, रेडिएशन के थ्रू उस सेल्स को क्या करो, किल कर दो। लेकिन बाकी सेल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, और होती भी नहीं है, ठीक है। तीसरा है इम्यूनोथेरेपी, ठीक है। इसमें आपको इम्यून सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, लाइक ड्रग्स वगैरह दी जाती हैं, ठीक है। चलो अभी आपको समझा देंगे एक एक करके, ठीक। सर्जरी में निकाल दिया, पता चल गया, ठीक है। अब ये जो आपका इसके साथ एक चीज़ और होती है कि सर्जरी के साथ ही आपको यहाँ पे ड्रग्स दिए जाते हैं, है ना। उस ड्रग्स के सीक्वेंस को कीमोथेरेपी कह सकते हैं, हाँ, कीमोथेरेपी। जब मेडिसिन पे आप चलते हो उसे कीमोथेरेपी कह सकते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि कैंसरस सेल्स तो उनकी डेथ, उनको तो किल कर दिया जाता है। लेकिन होता ये है कि इन ड्रग्स के क्या होते हैं, इन ड्रग्स के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा जितने कैंसरस पेशेंट रहते हैं तो उनको क्या हो जाता है, हेयर लॉस हो गया, एनीमिया हो गया, ऐसे करके कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, क्योंकि आप इतनी हैवी डोज की मेडिसिन ले लेते हैं ना, इस वजह से, ठीक है। तो कभी कभी क्या होता है, सर्जरी से काम हो जाएगा, कभी कभी सर्जरी और कीमोथेरेपी चलेगा, कभी सर्जरी, रेडिएशन, इम्यूनोथेरेपी, लाइक कॉम्बिनेशन में चल सकता है, तीनों नहीं इकट्ठा, किसी के साथ कॉम्बिनेशन चल सकता है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। इसके बाद क्या होता है, कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेस मॉडिफायर दिए जाते हैं, जैसे आपका अल्फा इंटरफेरेंस, ठीक है, ये दिया जाएगा, ठीक है। ये क्या करेगा, आपके इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा। यही आपका इम्यून थेरेपी में आता है, इम्यून सिस्टम को एक्टिव कर देगा। और क्या हो जाएगा, इसकी वजह से आपकी ट्यूमर सेल की किलिंग हो जाएगी। बात समझ में? ये है ट्रीटमेंट। हम ये 3 तरीके से ट्रीटमेंट कर सकते हैं। क्लियर हो गई बात? आगे चलते हैं। आगे बेटा आपको अगर याद हो कि आपको ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़ में मैंने आपको एक टॉपिक पढ़ा दिया था, एक क्या मैंने 3 उसके सब टॉपिक पढ़ा दिए थे। ऑपियोइड था, कैनाबिनॉइड था और आपका कोकीन था, ठीक है। इसके बाद आपको उसमें उसी के आगे से हम पढ़ा रहे हैं, ठीक है। ठीक दिख रहा है? ओके, टॉपिक है हमारा ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज़। स्केच से लिखें क्या? मैं स्केच से लिखेंगे ना तो पीछे पेज में प्रिंट हो जाता है, फिर वो दिखता नहीं है। चलो इस वाले चैप्टर को इसी में कर लेते हैं, पेन से ही कर लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं, ठीक। चलो अब हमने सारे ड्रग्स देख लिए, लेकिन कुछ ड्रग्स हम लोग यूज़ करते हैं, डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, किस लिए? मेंटल इलनेस को, दिमाग की बीमारी, मेंटल इलनेस, या किसी को इंसोम्निया हो जाता है, ये सब कोई बीमारियाँ, डिप्रेशन हो गया, कैसे हो गई? मेंटल इलनेस में ये दोनों आती है, इंसोम्निया आता है, डिप्रेशन आता है ना, ऐसी चीज़ें आती हैं। इसके लिए कुछ ड्रग्स यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। उन ड्रग्स का नाम है बारबिटूरेट्स, बारबी,
डॉल है ना, बारबिट्यूरेट्स, ठीक है, एम्फेटामाइंस और एक और क्या है आपकी लाइसर्जिक एसिड एमाइड, ठीक है, LSD कहते हैं उसको, ठीक है। और एक और है आपकी बेंजोडाइज़ेपाइन, ठीक है। इतनी आपको ड्रग्स याद करनी है, ठीक है। ये ड्रग्स हैं 4 तरीके की। इसकी वजह से क्या करते हैं हम, मेंटल इलनेस को ट्रीट करते हैं। अच्छा ठीक है, इसमें एक और कंटेंट याद कर लो ड्रग का, जिसे हम मॉर्फिन कहते हैं। मॉर्फिन एक सिडेटिव है, ठीक है, एक पेन किलर है। वैसे आपकी बॉडी में आपको एंड्रॉफ्स फील वो होता है, एंड्रोट्रॉफ कहते हैं शायद, गलती हो रही मेरे से, तो वो रिलीज़ होता है, वो आपका नेचुरल पेन किलर होता है, ठीक है। तो पेन किलर है ये, ठीक है, इसको दी जाती है। लेकिन अगर किसी भी ड्रग को, जैसे ये ड्रग्स है, ये मॉर्फिन है, इसको आप लोग लार्ज क्वांटिटी में लें, यानी मेडिकल यूज़ के अलावा अगर यूज़ की जाए और लार्ज क्वांटिटी में यूज़ की जाए, यानी मेडिसिन की तरह ना यूज़ करके इसकी क्वांटिटी बढ़ा दी जाए, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को हम कहते हैं ड्रग अब्यूज़, है ना। और इसके बहुत ज़्यादा फिजिकल, साइकोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल है समथिंग डिफरेंट, हाँ, फिजियोलॉजिकल आपके डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेंगे बॉडी में, ठीक है। चलो अब क्या होता है, तो आप ऐसा कौन सा चीज़ यूज़ करते हैं जिसकी वजह से आपको दिक्कत आ सकती है। आप जैसे टोबैको यूज़ करते हैं, है ना, टोबैको को स्मोक भी करते हैं, च्यू भी करते हैं, है ना। इसकी वजह से क्या होता है, आपकी बॉडी में निकोटीन जाता है। टोबैको से क्या जाता है, टोबैको से जाता है निकोटीन जाता है। निकोटीन क्या होता है, निकोटीन एक तरीके का एल्कोलॉइड है, ठीक है। जो कंडीशन आपको उसमें देखने को मिलती है वही आपको निकोटीन में देखने को मिलती है, ठीक है। अब क्या होता है, ये निकोटीन क्या करता है, ये एक्ट करता है हमारे अच्छे ग्लैंड, जिसका नाम है बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड पर, ठीक है। और एड्रेनल ग्लैंड से क्या रिलीज करवा देता है, एड्रेनलाइन और नॉर एड्रेनलाइन, ठीक है। ये ब्लड में जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा। वैसे भी बीपी बढ़ जाता है जब भी इसका सिक्रेशन होता है, बीपी बढ़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपका हार्ट रेट भी बढ़ जाएगा, ठीक है। आपकी नॉर्मल कंडीशनिंग में भी इस तरह की चीज़ें होती रहेंगी और ये आपकी हेल्थ के लिए बिल्कुल सही नहीं है, ओके। फिर क्या है, स्मोक करने से आपको एक चीज़ और होती है कि कार्बन मोनोऑक्साइड का कंटेंट आपके ब्लड में बढ़ जाता है, और आपको पता होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी O2 के साथ बहुत ज़्यादा है ना, बहुत ज़्यादा है। तो ये बाइंड कर जाएगा और इसकी वजह से आपकी डेथ भी हो सकती है, वैसे मैंने एक मूवी में देखा था, आप लोग को मूवी बहुत देखती हैं हाँ, लेकिन इसको बहुत ध्यान से सुनो। क्या होता है कि अगर कार्बन मोनोऑक्साइड अगर आपकी बॉडी में, ठीक है ना, आपके बॉडी में पंप कर दी जाए, है ना, लाइक डायरेक्ट आपको दे दिया जाए, जैसे आपको ऑक्सीजन मास देते हैं, वैसे ही वहाँ से कनेक्शन कर दें आपको कार्बन मोनोऑक्साइड का, तो आपकी बॉडी में क्या चली जाएगी, सबसे ज़्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आपकी जो ऑक्सीजन की वेट बच्चा, ओके, तो कार्बन मोनोऑक्साइड की एफिनिटी O2 के साथ जा रहा है, ठीक है ना। तो जो आपकी बॉडी में O2 चल रहा है ना, वो सीधे जाके किससे बाइंड कर जाएगा, CO से बाइंड कर जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये फेटल होती है और डेथ हो जाती है। और कार्बन मोनोऑक्साइड से अगर किसी की डेथ होती है तो वो ट्रेसेबल नहीं होती है ना, ट्रेसेबल नहीं होती है बहुत, लाइक इसमें आप क्या कह सकते हो, क्योंकि ये आपको जब व्हीकल्स जाती हैं तो उसमें जो पोल्यूटेंट है उसमें का ये मेजर जो ये आपका कंटेंट है, तो ऐसा लगता है कि ये पोल्यूशन की वजह से डेथ हो गई है, ठीक है ना, सफोकेशन की वजह से डेथ हो गई है, CO का कंटेंट बढ़ने की वजह से। ऐसा नहीं लगेगा कि आर्टिफिशियली इसे आपके बॉडी में डाला गया है, बात समझ गए, ठीक है। तो आप समझिए कितना ज़्यादा खतरनाक है ये डिटेक्टेबल भी नहीं है, ओके। अब क्या हो जाता है, अगर आप स्मोक करते हैं तो क्या हो जाएगा, आपको कैंसर हो सकता है लंग का, यूरिनरी ब्लैडर का, थ्रोट का, ब्रोंकाइटिस का, एम्फीसेमा हो जाता है, ये पता होगा आपको, कोरोनरी हार्ट डिजीज, गैस्ट्रिक अल्सर्स, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, ठीक है ना। अल्सर्स छाले होते हैं, है ना, यानी पेट में कुछ छाले हो जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है।
तो अब क्या है, अब आते हैं एकदम बेसिक बातों पर। सिर्फ बोलेंगे, तुम लोग सुनते जाओ, ठीक है। मुझे लगता नहीं है कहीं लिखने की ज़रूरत है, बट लेट्स सी, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एडोलेसेंस। देखो बेटा, इसके बाद भी आपको सिगरेट के बारे में कुछ चीज़ें उसमें लिखी हुई हैं कि उसका एडिक्टिव नेचर होता है, वो आप हमेशा देखो। एक बार जब आप आपकी कोई भी ड्रग हो, कोई भी चीज़ें हों, उसका आपका एडिक्टिवनेस तभी बनता है जब आप बहुत ज़्यादा क्यूरियस होते हैं, है ना। तो ये सब चीज़ें आपको देखना चाहिए। अब आप देखो कि अगर आप सिगरेट यूज़ करते हैं तो उसमें लिखा भी रहता है कि ये नहीं यूज़ करना चाहिए करके, लेकिन उसके बाद भी लोग उसे क्या करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। लोग को कूल लगता होगा। तो चलो, ये कूलनेस की स्टोरी का अभी यहाँ पे क्या करते हैं, पोस्टमार्टम कर देते हैं। अब करना ये है कि नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एडोलेसेंस एंड ड्रग एल्कोहल अब्यूज़, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग ये समझेंगे कि आपकी जो प्यूबर्टी की एज होती है ना, आपकी जो टीन एज होती है, प्यूबर्टी की एज क्या होती है, टीन एज होती है। वो स्टार्टिंग का हो गया, उसके बाद जो देखो, स्टार्टिंग की एज आपकी 12 to 15 वाली, वो आपकी प्यूबर्टी की एज हो गई। वहाँ से लेकर जितना आपका टीन एज चल रहा है वो एडोलेसेंस टाइम होता है। अब ठीक, डिफरेंस क्लियर हो गया। चलो, इस टाइम पे क्या होता है कि आपकी बॉडी में बहुत ज़्यादा चेंजेस हो रहे होते हैं, है ना। आप लोग उसी टाइम से अभी गुजर रहे हो, तो आपको ये बात पता है कि आपकी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस होते हैं। आपको आपकी बॉडी में जो चेंजेस हैं, हार्मोनल चेंजेस हैं, आपको पता होगा हार्मोन्स एक ही बार में काम नहीं करते, धीरे धीरे काम करते हैं। तो जो धीरे धीरे उनका काम करना है, ये आपकी बॉडी में धीरे धीरे असर भी दिखाता है, ठीक है ना। अब आपकी बॉडी में फिजियोलॉजी आपकी चेंज हो रही है, हार्मोनल चीज़ें चेंज हो रही हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपके ये जो आउटलुक है, आपका देखने का तरीका है चीज़ों को, वो भी बदलते चला जाता है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। अच्छा, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि आपकी बॉडी में ये इस तरह का बिहेवियर चेंज आएगा कि आपको क्यूरियोसिटी बहुत ज़्यादा होती है चीज़ों को लेकर के, ये कैसे होता है, वो कैसे होता है, ठीक है। अच्छी चीज़ है ना, क्यूरियोसिटी एक अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर अच्छी फील्ड के लिए रहे तो, है ना। अच्छी फील्ड, हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि वेदर ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहल अब्यूज़ इज़ गुड फॉर गुड और नॉट, है ना। हम कौन होते हैं, लेकिन बेटा हम इसको एक ही क्राइटेरिया में रखते हैं कि अगर इससे आपकी हेल्थ ख़राब होती है, इट मीन्स इट इज़ बैड फॉर योर हेल्थ और योर बॉडी, ठीक है ना। हम इस कैटेगरी में इसको डिवाइड कर लेते हैं बस। वरना तो हम कौन हो गए डिवाइड करने वाले, डिसाइड करने वाले कि आपका ड्रग लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, अल्कोहल लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। साइंस आपको इसी तरह से ट्रेन करती है कि आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है, इस वजह से आपको इसको अवॉइड करना चाहिए। अच्छा, ठीक है। मैं कैसे अवॉइड करूँ, क्योंकि मेरे को तो क्यूरियोसिटी हो रही है, मेरे को तो एक्सपेरिमेंट करना है। मैं तो सोच रहा हूँ कि ये जो कैसा लगता होगा इसको ऐसे पकड़ना और ऐसे करके लाइक स्मोक करना या क्या कहते हैं अल्कोहल लेना, कैसा लगता होगा। चलो ठीक है, मैं एक बार करता हूँ। चलो, एक बार किया, दैट्स कॉल्ड क्यूरियोसिटी। आपने कर लिया, एक्सपेरिमेंट आपने कर लिया, लेकिन इसके बाद होता जो है ना, वो आपको दिक्कत कर देता है। होता क्या है, जैसे आप क्यूरियस, आपने ले लिया, अब क्या हो जाएगा कि आपको अच्छा लगेगा। क्या लगेगा, अच्छा लगेगा, यूफोरिया की फीलिंग आ जाएगी। जैसे कोई चीज़ अच्छी लगती है, क्योंकि आपका बहुत सारा वर्किंग बॉडी का स्टॉप होने लग जाता है, तो आपकी बॉडी लाइट हो जाती है और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आपको बड़ा मज़ा आता है। तो जब मज़ा आ रहा है ना, तो ये आपका यूफोरिया दिला रहा है, और इसकी वजह से आपको ये भी लग सकता है कि मैं बड़ा कूल लगूंगा, क्योंकि आप लोग मूवीज़ में देखते हो, ये बहुत गंदा मैसेज आता है मूवी के साइड से। आप लोग हमेशा देखते हो। अच्छा, आपको ड्रिंक की बात करें तो आप सोचो कि आप हमेशा देखो मूवी में जब भी कोई स्ट्रेस में होता है तो वो ड्रिंक करता है, तो आपके लिए ये एकदम ओपन एंडेड सॉल्यूशन आपको दिखाई देता है कि अच्छा ड्रिंक, हम अगर एक बार आपने क्यूरियोसिटी में ड्रिंक कर लिया है तो आपको ऐसा लगेगा कि हम ड्रिंक कर सकते हैं जब भी हम सैड होंगे, ठीक है, क्योंकि उसने पहली बार में ही आपको यूफोरिया दिया था, आपको अच्छी फीलिंग आ गई थी, तो आपने क्या किया आपने उसे दोबारा लेना स्टार्ट किया। चलो, कूल लगने के लिए कभी ले लिया आपने, चलो बहुत अच्छा लगेगा, बॉयज़ गैंग में बताएंगे ऐसा है, गर्ल्स गैंग में बताएंगे आज तो बहन ने ये किया है, समझ रहे हो ना, ऐसा करके। लेकिन इससे होता क्या है ना, लिटरली बताएं, कोई इंप्रेस नहीं होता है, कोई नहीं। ऐसे बेकार सी बॉडी से कौन इंप्रेस होने वाला है ना। जहाँ पे सामने वाले को पता है कि आप इतना ज़्यादा आप जो ये ड्रग अब्यूज़ कर रहे हैं या अल्कोहल ले रहे हैं या स्मोक कर रहे हैं, इसका एंडिंग क्या होने वाली है सबको पता है ना। साइंस वालों को तो कुछ और बेहतरी से पता है, तो ठीक है। तो इन सब चीज़ों से बिल्कुल नहीं होता, इससे बिल्कुल कूलनेस नहीं आती, इवन लड़ाइयाँ हो जाती हैं, है ना। फाइट कैन बी पॉसिबल, ये है, ठीक है। तो बेटा इसको कभी भी अपने माइंड में मत रखो कि इसके बारे में। अच्छा, अगर किसी को मेरी बात पर ट्रस्ट ना हो, आपस में ही आप लोग बातें कर लो कि कितने कितने लोग हैं जिनको सिगरेट अच्छी लगती होगी, हाँ, गर्ल्स से पूछ लो, ठीक है। एट लास्ट कभी अपनी ज़िंदगी गर्ल्स, मतलब होता है ना कि अपनी सिस्टर्स हो गए, मदर हो गए और आपकी वाइफ हो गया, ऐसे करके इन्हीं के
आसपास आपकी ज़िंदगी बीतेगी और सबकी ज़िंदगी ऐसे ही बीतती है। तो यहाँ पर एक मेल का एक फीमेल के साथ हेल्थी रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर कोई चीज़ मेजॉरिटी में मेल्स को नहीं पसंद तो अवॉइड करने की बातें हो जाती हैं, और ऐसे ही अगर फीमेल को नहीं पसंद तो थोड़ा सा अवॉइड करने की बातें रहती है। यहाँ पर मैं आपको ये नहीं बोल रही कि ऐसा ही करो, लेकिन हेल्थ से रिलेटेड जहाँ चीज़ें हैं वहाँ थोड़ा मान लेना चाहिए। बाकी किसी चीज़ में मत मानो, बट हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों में मान लेना चाहिए, ठीक है। तो कूलनेस का फैक्टर तो बिल्कुल ज़ीरो, क्योंकि लड़कियों को बिल्कुल भी कूल नहीं लगता है, ठीक है। तो बॉयज़ ऐसा मत करो, और बॉयज़ अगर गर्ल्स ऐसा करती हैं तो गर्ल्स आप भी मत करो, हेल्थ के लिए ख़राब है, ठीक है। आगे देखोगे किस तरह की चीज़ें आएंगी। चलो, क्यूरियोसिटी में आपने चीज़ ले ली, होते होते क्या हो जाएगा, आप इसके एडिक्ट आप एकदम एडिक्टिव हो जाओगे, ठीक है। आपको एडिक्शन हो जाएगा। चलो ठीक है, आपने क्या किया, एक बार लिया, फिर आपको क्योंकि आपकी बॉडी में रिसेप्टर्स होते हैं। रिसेप्टर्स का क्या काम होता है, वो जब आप एक बार पीते हो ना, तब आप एक बार आप सपोज आपने अल्कोहल लिया, आप उन्हें जगा दिया, सो रहे थे वो, आपने उन्हें जगा दिया, अब उनका टॉलरेंस लेवल बढ़ गया। आप उन्हें एक बार आपने उन्हें एक पैक दिया, थोड़ा सा क्वान्टिटी दिया, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, वो फिल हो गया, समझ लो। रिसेप्टर बोले अच्छा ठीक है, यूफोरिया दे दिया आपको, मज़ा आ गया। लेकिन नेक्स्ट टाइम आओगे ना, नेक्स्ट टाइम मैं आपको वो उतने में यूफोरिया नहीं देने वाले, बोलेंगे और दो, तब मैं यूफोरिया दूंगा। तो फिर और दोगे, फिर आपको क्या देगा, तब वो आपको मज़े देगा, आपको ज़्यादा अच्छा फील कराएगा। तो उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ता जा रहा है, वो हर बार आपसे ज़्यादा की डिमांड करेगा। नहीं, कभी अब देखो, कभी कोई लेता होगा तो आप देखो, स्टार्टिंग करता है छोटे से, फिर होते 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 उसका ड्रिंक का लेवल बढ़ जाता है, ठीक है ना। तो ये इसीलिए होता है, क्योंकि उसका टॉलरेंस लेवल बढ़ जाता है रिसेप्टर का, वो मानता ही नहीं है, मुझे और दो, मज़ा ही नहीं आया, नहीं मानूंगा। तो ऐसे काम करता है। इसके बाद जब आप बहुत ज़्यादा एडिक्शन में हो जाते हैं, तो यही एडिक्शन आपको डिपेंडेंस करा देता है ना, आपकी डिपेंडेंसी करा देता है इन्हीं सब चीज़ों को लेकर। हर चीज़ का आंसर आपको यही लगेगा, हर चीज़ का आंसर आपको अल्कोहल लगेगा, हर चीज़ का आंसर आपको ड्रग्स लगेंगे, ठीक है। और अगर आपको डिपेंडेंसी हो गई तो इसमें क्या होता है, आप इसको छोड़ भी नहीं पाएंगे इतना ईजिली। अगर आप इसे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपकी बॉडी में क्या रिलीज़ होंगे, विड्रॉल सिम्टम्स, ठीक है। विड्रॉल सिम्टम्स वो होते हैं कि जब आपने बॉडी की आदत लगा दी है, ठीक है ना, आप उसे छोड़ने की कोशिश करेंगे तो बॉडी आपको छोड़ने भी नहीं देगी, बड़ी चालाक है, ठीक है। अभी ना सो रहा था ना, वो रिसेप्टर क्यों जगाया, तब वो फिर आपको नहीं सोने देगा, वो आपको खूब एक्टिंग करेगा, है ना, मुझे ला के दो, है ना, वरना आपको मैं सफोकेट कराऊंगा, चलो ठीक है, आपको मैं एंजाइटी कराऊंगा, आपने नहीं दिया, मैं आपको शेकीनेस कराऊंगा, आपने नहीं दिया, उसका 10 मिनट नौजिया कराएगा, फिर आपको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, और फिर आप ला के दोगे, ठीक है। ये होते हैं विड्रॉल सिम्टम। या तो उसको लत मत लगाओ, ठीक है, और लत लगा दी तो फिर उसको हमेशा चाहिए रहेगा। बहुत मुश्किल होता है, रिहाब वगैरह यूज़ करने पड़ते हैं, तब जाके सब चीज़ें छूटती हैं, ड्रग्स वगैरह जैसी चीज़ें, ठीक है। अल्कोहल तो आप छोड़ सकते हो, बट धीरे धीरे करके छोड़ना होता है।